Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Priya from Legal Fly. Welcome back to my channel. आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लिखे गए सारे वर्ड्स को आज की हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट कभी भी किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकता इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आज के इस लेक्चर में हम आर्टिकल 14 को समझने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, क्या मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का, क्या है वो टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, और क्या नया डायमेंशन दिया था आर्टिकल 14 को थ्रू जुडिशियल जजमेंट्स, एंड फाइनली हम केसेस को भी समझकर आर्टिकल 14 का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं आर्टिकल 14 को बाय स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले आर्टिकल 14 किस तरीके से बात कर रहा है। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन, तो उसके अंदर सिटीजन भी आता है, नॉन सिटीजन भी आता है, ठीक है। और साथ में अब वो बात कर रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का काफ़ी सिंपल मतलब है। देखिए, वो ये कहना चाहता है कि लॉ के सामने सभी इंडिविजुअल्स इक्वल हैं। लॉ जो है सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल नज़रों से देखता है, ठीक है। लॉ सबसे ऊपर खड़ा है एंड लॉ सभी को इक्वल नज़रों से देखता है। ओके, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब आपका रैंक क्या हो, क्या कोई भी पोजीशन के क्यों ना हो, कोई भी स्टेटस के क्यों ना हो, बट लॉ के सामने सभी इंडिविजुअल्स इक्वल माने जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है साथ ही साथ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर सभी लोग इक्वल है, सभी इंडिविजुअल्स इक्वल है, देन किसी भी तरीके से स्पेशल प्रिविलेज किसी को भी नहीं दिया जा सकता है, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता है। तो स्टेट कैन नॉट गिव एनी स्पेशल प्रिविलेज इन द फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्टेट को कुछ करने से मना कर रहा है कि आप किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकते हैं। लॉ सबसे ऊपर खड़ा है एंड सब लोग लॉ के अंडर इक्वल है, एक समान माने जाते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसका डायरेक्ट कनेक्शन है एवी डाइसी के कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में लिया है, तो आप मेरे चैनल में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो रूल ऑफ लॉ आपको कंप्लीट अगर समझना है तो आप वहां से समझ सकते हैं, बट जस्ट मैं यहां पर भी बताऊंगी क्योंकि जो रूल ऑफ लॉ है उसका कनेक्शन है इक्वालिटी बिफोर लॉ के साथ। देखिए, जो एवी डाइसी है उन्होंने बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप करा था, बट इससे पहले एडवर्ड कॉक थे जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया था। तो उन्होंने कहा था जो किंग होते हैं ही शुड बी अंडर द गॉड एंड लॉ, मतलब जो किंग है वो भी लॉ के अंडर नीचे आते हैं, ठीक है। किंग लॉ के ऊपर नहीं है, तो सबसे ऊपर कौन है? लॉ है, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। और इसी कॉन्सेप्ट को एवी डाइसी ने अपने बुक में इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1885 में लिखी बुक में डेवलप करा था। और उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ का 3 पॉस्टुलेट्स होते हैं। पहला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब लॉ सबसे ऊपर है। दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सारे ही इंडिविजुअल्स एक समान माने जाते हैं, लॉ के आगे इक्वल माने जाते हैं, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, ठीक है। तीसरा प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, तो उनका ये मतलब है थर्ड वन से कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं जैसे फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट या किसी भी तरह का स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारे राइट्स ही जुडिशरी ग्रांट करती है। तो ये 3 एस्पेक्ट्स है बेसिकली जो एवी डाइसी ने अपने रूल ऑफ लॉ के अंदर बताए थे। तो उसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, वही हमें आर्टिकल 14 में दिखाई देता है। और सेम ही तो मतलब है कि सभी इंडिविजुअल्स, क्या भी उनका रैंक हो, कैसा भी उनका पोजीशन हो, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू अ हम्बल पेसेंट, सभी लोग एक समान माने जाएंगे और एक ही समान माने जाएंगे, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फॉर एनी टाइप ऑफ एक्शन विच इज डन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है एक ब्रिटिश ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट है, साथ में ये समझाता है कि सभी लोग जो है लॉ के अंडर इक्वल है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। साथ में मैं आपको एक बात भी बता दूं, ये एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट भी नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे कई सारे प्रोविजंस है जिसके अंदर जो है इम्यूनिटी या प्रिविलेजेस दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 361, उसके अंदर प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी भी तरीके से कोर्ट के सामने आंसरेबल नहीं हो सकते जब वो अपने ऑफिस से जुड़े हुए ड्यूटीज करते हैं या अपने पावर्स को परफॉर्म करते हैं, तब उस टाइम पे दे विल नॉट बी आंसरेबल बिफोर एनी कोर्ट। तो ये इसका एक्सेप्शन हुआ। तो चलिए अब समझते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस।
तो इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहली बात जो हमें जाननी है वो ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट में लिखा गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टेट को बोला जाता है कुछ करने के लिए। क्या करने के लिए? टू गिव इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए इंडिविजुअल्स को, ये कहा जाता है। थोड़ा और स्पेसिफिकली बोलूं तो ये कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट इन द इक्वल सर्कमस्टांसेस। अब जो इंडिविजुअल इक्वल सर्कमस्टांस में आते हैं उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। दैट इज लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ठीक है, जो इक्वल फिटिंग में आते हैं, इक्वल सर्कमस्टांसेस में आते हैं, उनके ऊपर लॉ जो है इक्वली अप्लाई होना चाहिए, इक्वली एडमिनिस्टर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट। नाउ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स सभी के ऊपर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि सैलरी डिफरेंट है, इनकम जो है वो डिफरेंट है, राइट। तो कुछ जो जिनके इनकम ज्यादा होते हैं उनके ऊपर 30% टैक्स लगता है, जिनका कम है वो 20% लगता है। तो इस तरीके से जो है डिफरेंशिएट किया हुआ है, राइट। तो जो इक्वल फुटिंग में आते हैं उनके ऊपर लॉ जो है इक्वली लगता है। अब जैसे क्राइम के मैटर में भी देख लीजिए, क्या एक अडल्ट ने जो क्राइम करा है और एक माइनर ने क्राइम करा है, दोनों को इक्वल फुटिंग में रखा जा सकता है? इक्वल फुटिंग में कंसिडर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। दोनों को इक्वल तरीके के पनिशमेंट दिए जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनका जो सर्कमस्टेंस है वो ही अलग है, राइट। इनका जो मेंटल कैपेसिटी है वो ही अलग है, तो इनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हर एक लॉ का यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं हो सकता। हर एक इंडिविजुअल जो है बाय नेचर, बाय सर्कमस्टेंस या बाय किसी भी रीजन के कारण अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल्स एक साथ एक इक्वल फुटिंग में, इक्वल सर्कमस्टेंस के अंदर, सिचुएशन के अंदर फिट बैठते हैं, उनके लिए लॉज जो है इक्वली अप्लाई होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, इक्वली एडमिनिस्टर करना चाहिए, राइट। साथ ही साथ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली के केस में ये कहा गया था कि इवन दो ये दो जो कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ, दिखते तो अलग है बट ये दोनों इंटरलिंक्ड भी है। क्योंकि अगर इक्वल सर्कमस्टेंस में आने वाले लोगों के ऊपर लॉ जो है इक्वली अप्लाई नहीं किया जाता, दैट विल बी अल्टीमेटली इक्वालिटी बिफोर लॉ का भी वॉयलेशन है। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है इंटरलिंक्ड भी है, इस केस में इस तरीके से बताया गया था। तो पूरी तरीके से आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लॉ सबसे ऊपर है एंड लॉ के सामने सारे ही इंडिविजुअल जो है इक्वल है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट। और साथ में जो इंडिविजुअल्स एक सर्कमस्टेंस में आते हैं, राइट, एक फुटिंग, इक्वल फुटिंग में आते हैं, उनके लिए लॉ जो है इक्वली अप्लाई होगा। लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक। तो जैसे मैंने पहले कहा, देखिए हर लॉ का जो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो है बाय नेचर, बाय अटेनमेंट, बाय सर्कमस्टेंसेस, बाय स्टेटस सब अलग हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए लॉ को क्या करना होगा कि जो इंडिविजुअल एक साथ है उनके लिए सेम लॉ बना के उनके अंदर लॉज जो है इक्वली अप्लाई करने होंगे। तो आर्टिकल 14 बेसिकली स्टेट को कहता है कि आपकी ड्यूटी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंडिविजुअल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, ट्रांजैक्शंस को जो है क्लासिफाई करें। क्यों? जो भी ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना होगा उसके लिए आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और क्लासिफिकेशन करना भी जरूरी है, राइट। नहीं तो फिर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर तो सेम ही परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा, और वो वेलफेयर तो क्रिएट नहीं करेगा, इनजस्टिस क्रिएट करेगा, राइट। तो इसीलिए लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आर्टिकल 14 कहता है कि जो स्टेट है वो बेसिकली क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकता, बल्कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकता है। तो आखिर क्लास लेजिस्लेशन क्या है? क्लास लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि देखिए स्टेट जो है आर्बिटरली लोगों को सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना के, एक क्लास बना के उनके ऊपर लॉ अप्लाई नहीं कर सकता, बल्कि उसे क्या करना है? उसे रीजनेबल क्लासिफिकेशन करना है। मतलब इंडिविजुअल्स को या पर्संस को वो है रीजनेबली ही ग्रुप बना सकती है, क्लासिफाई कर सकती है। तो इसका मतलब क्लासिफिकेशन शुड बी रीजनेबल वन। अब रीजनेबल है या नहीं है वो जुडिशरी डिसाइड करती है। अब जुडिशरी कैसे डिसाइड करती है? देयर आर 2 टेस्ट दैट जुडिशरी विल अप्लाई, जिसको अप्लाई करके बेसिकली कोर्ट ये फाइंड आउट करती है कि क्लासिफिकेशन रीजनेबल तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहला टेस्ट ये है कि कोर्ट ये देखेगी कि लेजिस्लेचर ने जो क्लासिफिकेशन किया है क्या इट इज बेस्ड ऑन
इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब कि कोई रियल एंड सब्सटैंशियल डिस्टिंक्शन है, क्या कोई ऐसा फीचर या कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसके बेसिस में उन्होंने क्लासिफाई किया है पर्सन, ऑब्जेक्ट और ट्रांजैक्शन को, तो वो चेक करने की कोशिश करेगी तो क्या रियल डिस्टिंक्शन है जिसके बेसिस में लेजिस्लेचर ने क्लासिफिकेशन करी है। दूसरी बात कोर्ट ये देखेगी कि जो क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, ठीक है, जो वो फीचर है जिसके बेसिस में क्लासिफिकेशन हुई है, उसका रियल रैशनल कनेक्शन या नेक्सस है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विच इज सॉट टू बी अचीव्ड बाय द स्टैट्यूट। मतलब स्टैट्यूट में जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसका और ये जो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है जिसके बेसिस में क्लासिफिकेशन हुआ है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है या नहीं, रैशनल नेक्सस है या नहीं। अगर ऐसा रैशनल नेक्सस है देन वो क्लासिफिकेशन रीजनेबल माना जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं और पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सोचिए लेजिस्लेचर ने एक लॉ बनाया है, ठीक है, और उस लॉ के अंदर क्लासिफिकेशन इस तरीके से है कि एम्प्लॉयज को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस कि एम्प्लॉयज जो हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और एम्प्लॉयज जो नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन हजार्डस जैसे कोई फैक्ट्री या कंपनी जो कि टॉयज बनाती है या साड़ी प्रिंटिंग करती है या फिर कोई इंडस्ट्री जो कि जूट के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो लेजिस्लेचर कह रहा है कि इनके अंदर जो एम्प्लॉयज काम करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉयज विच आर वर्किंग अंडर नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज। और एक कैटेगरी जो है वो है हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज को। तो इस तरीके से बेसिकली क्लासिफिकेशन करी है, ठीक है। अब स्टैट्यूट बनाए हैं, उसका ऑब्जेक्ट ये है जो इंश्योरेंस कवरेज होगी फॉर द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन द हजार्डस इंडस्ट्रीज वो जाएगी अप टू 10 लाख, एंड जो एम्प्लॉयज नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनका जो बेसिकली कवरेज होगा इंश्योरेंस का दैट विल गो अप टू 2 lakhs। ओके अगर इस एक्ट को चैलेंज किया जाता है अंडर आर्टिकल 14 ये कहते हुए कि दिस इज वॉयलेटिव, राइट, और ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट बेसिकली यही 2 टेस्ट अप्लाई करेगी। तो कोर्ट देखेगी कि इस एक्ट के अंदर क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है, क्या रियल डिस्टिंक्शन है। तो क्लियर कट कोर्ट को दिखेगा कि देखिए क्लासिफिकेशन करी है ऑन द बेसिस ऑफ employees in the hazardous industries and employees in the non-hazardous industries। सिंपल। अब ये क्लासिफिकेशन तो उसका बेसिस तो हमें समझ आ गया। स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट क्या है, इंश्योरेंस कवरेज ज्यादा देंगे टू द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन हजार्डस इंडस्ट्री, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लासिफिकेशन बनाई गई है, राइट। क्यों उनको ज्यादा दी जा रही है, बिकॉज वो ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं डिसीजेस के या इंजुरी उनको हो सकती है, तो उनका जो लाइफ है वो थ्रेटेंड है, क्योंकि वो बेसिकली सोचिए हजार्डस इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होंगे शायद वो, तो वो हजार्डस हो सकती है, राइट। तो इसीलिए उनको जो इंश्योरेंस कवरेज है वो ज्यादा दिया जा रहा है। तो यहां पर क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड अपॉन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब हजार्डस एंड नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज एंड स्टैट्यूट का जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों ही रिलेटेड है, राइट। तो कोर्ट क्या कहेगा कि दिस इज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, दिस इज नॉट अ class legislation and hence the act is considered to be valid, it is not violative of article 14। तो कोर्ट ने जो है ये टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो है बार बार कोर्ट में अप्लाई किया गया है इन डिफरेंट केसेस, बट फर्स्ट बार इसको अप्लाई किया गया था, इवॉल्व किया गया था इन चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, और उसके बाद स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा, ऐसे कई सारे केसेस हैं। तो चलिए आज हम इस लेक्चर में 2 केसेस तो देखेंगे। पहला चिरंजीत लाल का केस एंड एज वेल एज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली, और इन 2 केसेस को भी समझ के हम आर्टिकल 14 का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर भी करेंगे। तो चलिए पहला देख लेते हैं। अब चिरंजीत लाल चौधरी के केस में बेसिकली हुआ क्या था, तो बेसिकली एक शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी, तो जिसमें ना थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट चल रहा था, कंपनी के अंदर जो भी उसके अफेयर्स है ना वो करेक्टली हो नहीं रहे थे, कुछ तो मिसमैनेजमेंट हो रहा था, जिसके कारण ये जो कंपनी एसेंशियल कमोडिटीज के साथ डील कर रही थी उसका प्रोडक्शन में काफी इफेक्ट हो गया था, और साथ ही साथ वहां के जो लेबरर्स थे वो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने एक स्टैट्यूट पास करा एंड जिसका नाम था शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट 1950। तो इस एक्ट को पास करके गवर्नमेंट ने कहा देखिए आपकी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो पूरा ही हम ले रहे हैं, आज से हम संभालेंगे कंपनी को, ठीक है। और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स के जो भी पावर्स थे उसको भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड बना दिए, सभी डिसीजंस को लेने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने पूरा उसके ऊपर एक होल्ड बना लिया। तो इसी कंपनी के शेयर होल्डर ने आर्टिकल 32 के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल कर दी और कहा कि ये जो एक्ट है
वो आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है, इसीलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। एंड साथ ही साथ कहा गया कि ये जो एक्ट है बेसिकली क्लास लेजिस्लेशन है एंड ये एक्ट किसी और कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ हमारी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा भी कहा गया। तो कोर्ट ने देखिए किस तरीके से जजमेंट दिया। कोर्ट ने सबसे पहले तो कहा कि ये जो एक्ट है वो वैलिड है। दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि जो कंपनी है, ठीक है, वो एक कंपनी क्यों ना हो, वो सिंगल कंपनी भी एक क्लास या एक ग्रुप मानी जा सकती है। तो एक सिंगल इंडिविजुअल भी एक क्लास, सिंगल क्लास कंसिडर किया जा सकता है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स की जरूरत नहीं है ग्रुप क्रिएट करने की, एक सिंगल इंडिविजुअल भी या एक सिंगल कंपनी भी क्लास बाय इटसेल्फ कहलाया जाएगा। कब? जब उस इंडिविजुअल का या उस कंपनी का कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस हो, कुछ ऐसा फीचर हो जो किसी और में पाया ही नहीं जा रहा है, तो इसीलिए इसको अलग से ट्रीट करना पड़ रहा है। तो ये सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अ क्लास बाई इटसेल्फ कहा गया। तो दो बातें देखिए, एक्ट भी वैलिड हो गया और ये इंपॉर्टेंट बात भी कोर्ट ने हमें बता दी। और थर्ड कहा कि ये जो एक्ट है बेसिकली किस लिए बनाया गया है, ताकि मिसमैनेजमेंट को, इस कंपनी के अंदर जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है उसको ठीक किया जाए, क्योंकि ये कंपनी एसेंशियल कमोडिटीज के साथ डील कर रही है और अगर एसेंशियल कमोडिटीज का के ऊपर इफेक्ट पड़ता है मिसमैनेजमेंट के कारण, तो वो लार्जर कम्युनिटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए मिसमैनेजमेंट को ठीक करना ही इस एक्ट या इस स्टैट्यूट का पर्टिकुलर पर्पस था, ठीक है। और इस एक्ट के अंदर क्लासिफिकेशन भी इसी तरीके से की गई है कि जिस कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके लिए ये एक्ट बनाया जा रहा है। तो कोर्ट ने बोला क्लासिफिकेशन भी सही है और इसका ऑब्जेक्ट भी सही है, तो इसीलिए ये एक्ट वैलिड ही माना जाएगा। तो देखिए कोर्ट ने किस तरीके से जजमेंट हमें सुनाई, साथ ही साथ कोर्ट ने पूरे प्रिंसिपल जो आर्टिकल 14 का कॉन्सेप्ट है ना उसको भी डिस्कस करा। चलिए उसको भी एक बार जिस्ट में समझ लेते हैं। ये डिस्कस करा कि जो भी स्टैट्यूट लेजिस्लेचर बनाता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ही प्रिज्यूम किया जाता है। मतलब कोर्ट प्रिज्यूम पहले ये करता है कि जो भी स्टैट्यूट, जो भी एक्ट लेजिस्लेचर पास करता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली है, क्योंकि लेजिस्लेचर को ही पावर दे रखी है लॉ बनाने की। तो कोर्ट ये समझता है कि लेजिस्लेचर ने सोच समझ के ही उसको लॉ बनाया होगा और क्लासिफिकेशन करी होगी। अगर ये प्रिजम्पशन को रिबट करना है, मतलब रिवर्स करना है, तो कोर्ट के सामने ये बताना होगा कि ये जो एक्ट है वो अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहा है। एंड थर्ड बोला कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि हर लॉ का यूनिवर्सल एप्लीकेशन होगा, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो है बाय नेचर, अटेनमेंट, सर्कमस्टेंस और बहुत सारे रीजंस के कारण अलग हो सकते हैं, राइट। तो फोर्थ पॉइंट ये कहा कि इसीलिए स्टेट के पास पावर है अंडर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी कि वो इंडिविजुअल्स को लेजिटिमेट पर्पस के लिए क्लासिफाई कर सकते हैं। देन फिफ्थ कोर्ट ने ये कहा कि हर एक क्लासिफिकेशन करते टाइम थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी तो होती ही होती है, बट मियर इनइक्वालिटी इनफ नहीं है, आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है कहने के लिए। सिक्स पॉइंट कोर्ट ने ये कहा कि अगर एक लॉ बनाया गया है यानी वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए अप्लाई होता है जो इक्वल सर्कमस्टेंस में आते हैं, ठीक है, और इक्वली उन्हीं सभी के लिए अप्लाई हो रहा है, देन दैट लॉ इज वैलिड इवन दो वो लॉ किसी और इंडिविजुअल जो इस ग्रुप से बाहर है ना उनके लिए अप्लाई नहीं भी होता है, देन ऑल्सो दैट लॉ इज वैलिड ओनली। बस वो ग्रुप के अंदर, वो इक्वली सर्कमस्टेंट इंडिविजुअल्स के अंदर इक्वली अप्लाई होना चाहिए, इक्वली एडमिनिस्टर होना चाहिए, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, राइट। एंड फाइनली सेवेंथ पॉइंट कोर्ट ने ये कहा कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि दैट क्लासिफिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, रियल एंड सब्सटैंटिव डिस्टिंक्शन होना चाहिए, कोई ऐसा फीचर, कोई ऐसा मार्क होना चाहिए जिसके बेसिस में क्लासिफिकेशन करी गई हो। साथ ही साथ ये क्लासिफिकेशन, ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एज वेल एज स्टैट्यूट का जो ऑब्जेक्ट होगा वो दोनों ही कनेक्टेड होना चाहिए, उसके बीच में एक रैशनल नेक्सस या रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी बातें बताते हुए कोर्ट ने हमें आर्टिकल 14 का पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझा दिया। तो अब देख लेते हैं दूसरा वाला, दैट इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली का केस। तो ये भी एक बड़ा मजेदार केस है। देखिए इसमें क्या हुआ था, बेसिकली जो स्टैट्यूट जिसको चैलेंज किया गया था वो था वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट्स एक्ट। नाउ इसको चैलेंज पता है क्यों किया गया, क्योंकि ये जो एक्ट था स्पेशल कोर्ट को एस्टैब्लिश कर रहा है एंड इस स्टैट्यूट का पर्पस पता है क्या है, पर्पस है कि सर्टन ऑफेंसेस को, ऐसे ही लिखा हुआ है, स्पीडियर ट्रायल फॉर सर्टन ऑफेंसेस, सर्टन ऑफेंसेस के लिए स्पीडी ट्रायल दिया जाएगा,
बट इस एक्ट के सेक्शन 5 क्लॉज 1 में यह कहा गया है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकता है कि कौन से केस रेफर करने चाहिए एंड कौन से केसेस जिसको रेफर नहीं करने चाहिए। मतलब सर्टन ऑफेंसेस, वो कौन कौन से ऑफेंसेस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, मतलब गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशन है। तो इस एक्ट को बेसिकली चैलेंज कर दिया गया कोर्ट के सामने, ये कहते हुए कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है या। तो कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने स्टैट्यूट को उठाया, स्टैट्यूट को उठा के देखा कि भाई क्या लिखा हुआ है स्टैट्यूट का ऑब्जेक्टिव ये है स्पीडी ट्रायल दिया जाए सर्टन ऑफेंसेस के लिए, बट क्लासिफिकेशन तो कुछ कर ही नहीं है। कौन से ऑफेंसेस रेफर करने चाहिए, कौन से ऑफेंसेस रेफर नहीं करने चाहिए, ये तो कुछ बोला ही नहीं गया है। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि इस स्टैट्यूट के अंदर ऑब्जेक्टिव जो है वो वेग है, क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट के हाथ में है, ये पावर गवर्नमेंट को दे रखी है। ये जो स्टैट्यूट है वो आर्टिकल 14 के वॉयलेटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आर्बिट्री पावर्स आ जाएंगे, वो कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, किसी भी तरीके का ऑफेंस जो है रेफर कर सकता है और किसी भी तरीके का ऑफेंस जो है वो रेफर करने से रिजेक्ट भी कर सकता है। तो इस तरीके का जो स्टैट्यूट है वो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, इक्वालिटी का वॉयलेशन है। अब देखिए इतनी बात तो हमें समझ आ गई, बट आर्टिकल 14 का जो कॉन्सेप्ट है ना इक्वालिटी का, उस इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को कोर्ट ने काफ़ी वाइडन तरीके से इंटरप्रेट करा, उसको एक नया डायमेंशन दिया एंड वो दिया गया था ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में। नाउ इस केस के अंदर पीएन भगवती जी ने ये कहा कि जो आर्टिकल 14 का जो इक्वालिटी कॉन्सेप्ट है वो किसी भी तरीके से उसको कैबिन्ड या कन्फाइन नहीं किया जा सकता, वो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको एक ट्रेडिशनल लिमिट्स के अंदर नहीं बिठाया जा सकता, बल्कि वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आर्बिट्रनेस के अगेंस्ट खड़ा है। तो कहा कि इक्वालिटी एंड आर्बिट्रनेस दोनों ही एनिमीज है एंड ये दोनों ही इनकम्पैटिबल है, दोनों एक साथ कभी नहीं जाएंगे। एंड स्टेट के हर एक्शन से आर्टिकल 14 आर्बिट्रनेस को स्ट्राइक आउट करता है। तो अगर स्टेट का एक्शन आर्बिट्री है तो वो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन होगा। अब आर्टिकल 14 बेसिकली ये कहता है कि स्टेट आप आर्बिट्री तरीके से एक्ट नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों, ताकि जो स्टेट है वो आर्बिट्री तरीके से काम ना करे, अनरीजनेबल तरीके से काम ना करे एंड फेयरनेस और इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इंश्योर कर, तभी ही स्टेट के किसी भी एक्शन में आर्बिट्रीनेस का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वो इक्वालिटी आर्टिकल 14 के अगेंस्ट हो जाएगा। और इसी बात को मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के केस में भी अप्लाई किया गया। अब मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसके अंदर हमें पता है कि पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया गया था मेनका गांधी जी का, राइट, और उनको रीजंस भी बताए नहीं गए थे। तो उन्होंने बेसिकली ये एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट चैलेंज कर दिया था, कहते हुए कि ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, 19 के भी एंड 21 के भी अगेंस्ट है। तो इस केस में बेसिकली कोर्ट ने कहा देखिए जो आर्टिकल 14 है, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है रीजनेबलनेस, मतलब नॉन आर्बिट्रीनेस, रीजनेबलनेस होना चाहिए। एंड ये आर्टिकल 21 में अगर किसी का लाइफ और लिबर्टी को लेना है तो उस एक्शन को आर्टिकल 14 के रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना होगा, आर्टिकल 19 के रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना होगा, क्योंकि ये तीनों आर्टिकल्स इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर होगा वो रीजनेबल होना चाहिए, मतलब आर्टिकल 14 के टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस को उसको फुलफिल करना होगा, रीजनेबल होना चाहिए। तो दैट प्रोसीजर शुड बी रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर, ठीक है। अगर वो जस्ट रीजनेबल फेयर प्रोसीजर नहीं हुआ तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रोसीजर एट ऑल अंडर आर्टिकल 21। अब बारी आती है कुछ केसेस की, कुछ केसेस भी हम समझ लेते हैं एंड देन हम आर्टिकल 14 का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे। तो कुछ ऐसे केसेस है जिसमें आर्टिकल 14 को उठाया गया था, कहा गया था कि ये जो एक्शन है या जो लॉ है वो आर्टिकल 14 के वॉयलेशन में है या उसको वॉयलेट करता है। देखते हैं कौन कौन से केसेस हैं। सबसे पहला है एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो इसमें हुआ क्या था कि इस केस के अंदर एयर इंडिया एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशन को चैलेंज किया गया था, स्पेसिफिकली रेगुलेशन नंबर 46 एंड 47। चैलेंज इसलिए किया गया था कि ये जो रेगुलेशन है फर्स्ट ये कहता है कि जो एयर होस्टेस है, जो फीमेल एम्प्लॉयज़ है, उनको रिटायर होना पड़ेगा ऑन व्हेन दे आर अटेनिंग द एज ऑफ 35 या मतलब उनका अगर मैरिज हो जाता है विद इन अ पीरियड ऑफ फर्स्ट 4 years ऑफ सर्विस, या उनको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो कोर्ट ने कहा टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ जो प्रेगनेंसी है दैट इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 और उसको स्ट्रक डाउन किया जाए।
एंड साथ ही साथ रेगुलेशन 47 में ये कहा गया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर के पास पावर है कि वो जो रिटायरमेंट का जो एज है उसको एक्सटेंड कर सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, बट इट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड है, वो डिसाइड कर सकता है। तो कोर्ट ने कहा दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ पावर, ये तो आर्बिट्री तरीके की पावर दे रखी है, तो इसको यहां से बेसिकली हटाया जाए। तो चलिए अब सेकंड को समझते हैं, मित्तू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस केस में बेसिकली सेक्शन 303 ऑफ द इंडियन पीनल कोड को चैलेंज किया गया था, कहते हुए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन है। चलिए देखते हैं इस सेक्शन में क्या कहा जाता है। ये सेक्शन कहता है कि अगर एक जो पर्सन जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर है, अगर वो किसी का मर्डर करता है तो उसको डेथ पेनाल्टी देनी चाहिए, मतलब मैंडेटरली उसको डेथ पेनाल्टी होगी। बट अगर जो इंडिविजुअल जो बाहर है, जो फ्री है, जिसको कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं वो झेल रहा है, बट अगर वो किसी का मर्डर करता है तो तब कोर्ट के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो उसको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। तो ये क्या क्लासिफिकेशन हुई 303 के अंदर, क्या बेसिकली बोला जा रहा है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है उनको डेथ पेनाल्टी ही दी जाएगी, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है और मर्डर कमिट करते हैं तो उनके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनाल्टी। ये क्लासिफिकेशन कोर्ट ने कहा दिस इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। अब देखिए कुछ ऐसे केसेस, शायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस। इस केस में बेसिकली क्या था डिसीजन, ट्रिपल तलाक को बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। तो उसमें आर्टिकल 14 का भी जिक्र हुआ था कि ट्रिपल तलाक जो ऐसा है कॉन्सेप्ट है जो कि बेसिकली मुस्लिम हस्बैंड के पास पावर होती है कि वो 3 बार तलाक बोल के जो मैरिज को जो है कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं। तो ये जो पावर है या आर्बिट्रली या कैपरेशियसली जो है एक हस्बैंड यूज कर सकता है, एंड दिस इज वॉयलेशन of Article 14 and violation of the fundamental right of फीमेल। अब नेक्स्ट केस है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 का केस। तो इस केस के अंदर बेसिकली कोर्ट ने ये कहा था कि हर एक वुमेन जो है शबरीमला टेम्पल में एंटर कर सकती है। बात कुछ इस तरीके की थी कि रूल नंबर 3 क्लॉज बी जो था ऑफ केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री रूल्स 1965 के अंदर ये कहा गया था कि वुमेन फ्रॉम द एज 10 to 50, मतलब उनके जो मेंस्ट्रुएटिंग ईयर्स होते हैं उस ईयर्स में वो शबरीमला टेम्पल में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि लॉर्ड अयप्पा जो है वो एटर्नल सेलिब्रेट माने जाते हैं। तो इस तरीके से इस एक्ट को या ये जो प्रोहिबिशन है इसको चैलेंज किया गया था ऑन वेरियस ग्राउंड, एंड आर्टिकल 14 को भी उठाया गया। तो कोर्ट ने ये कहा इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन किया है कि वुमेन के अंदर ही, और उनको कहा गया है कि वो टेम्पल में एंटर नहीं कर सकते फ्रॉम द एज 10 to 50, दैट इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, एंड कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सभी वुमेन जो है टेम्पल में एंटर कर सकते हैं। रिव्यू पिटिशंस भी बाकी है, लेट्स सी कोर्ट क्या फाइनल डिसीजन देते हैं इस पर्टिकुलर केस के ऊपर। अब देखते हैं लास्ट केस, वो है नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस। अब इस केस के अंदर बेसिकली कोर्ट ने सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड के एक पार्ट को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया, क्योंकि ये जो सेक्शन है बेसिकली कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स बिटवीन होमोसेक्सुअल्स उसको पनिशेबल बना रखा था इस सेक्शन के अंदर। तो कोर्ट ने कहा देखिए हर एक इंडिविजुअल एक ह्यूमन बीइंग है, राइट, उनके बीच में इस तरीके का एक डिस्क्रिमिनेशन या इस तरीके का एक इनइक्वालिटी क्यों है कि हर एक इंडिविजुअल को अपने पार्टनर्स को चूज करने का, या हर एक इंडिविजुअल को सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, राइट, उनका डिसीजन, वो खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेग डिस्क्रिमिनेशन विच इज मेड अंडर सेक्शन 377, और कोर्ट ने सेक्शन 377 के उस पार्ट को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, एंड साथ ही साथ कहा भी कि सेक्शन 377 जो है आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो अब ये सेक्शन जो है कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स बिटवीन द होमोसेक्सुअल्स या एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए इन सारी बातों को समझने के बाद आई होप आपको आर्टिकल 14 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, प्लीज डू कमेंट, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और साथ ही साथ मोटिवेशन मिलती है कि ऐसे कई सारे वीडियोस बनाते रहूं आपके लिए और आपको नॉलेज अटेन होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।